शहर के एक पुराने मगर बावकार मोहल्ले में चौधरी अबदाल हलीम का बड़ा सा घर था। ऊंची दीवारें, कुशादा सहन, बीच में नीम का दरख्त और दरवाजे के सामने वही पुरानी सी दहलीज जिस पर से गुजर कर इस घर में आने वाली हर बहू ने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। उसी दहलीज ने खुशियों के कदमों की चाप भी सुनी थी और आंसुओं की नमी भी महसूस की थी। चौधरी साहब के दो बेटे थे, बड़ा बेटा सलीम और छोटा बेटा फ़हीम। सलीम शहर में कारोबार संभालता था जबकि फ़हीम ने आला तालीम हासिल करके एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली थी। वक्त आया तो सलीम की शादी गांव की एक सादा, उन पर मगर निहायत सलीकामंद लड़की शगुफ्ता से कर दी गई। शगुफ्ता ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, मगर उसकी माँ ने उसे घरदारी, इज्जत व एहतराम और रिश्तों की कदर करना खूब सिखाया था। जब वो पहली बार इस घर की दहलीज पर कदम रख कर अंदर आई तो इसकी आंखों में झिझक भी थी और अज़्म भी। इसने सर झुकाकर दहलीज को छुआ और दिल ही दिल में दुआ की कि वो इस घर की इज्जत बनेगी, बोझ नहीं। चंद साल बाद फ़हीम की शादी शहर की पढ़ी लिखी, बाएतिमाद और जदीद ख्यालात रखने वाली लड़की आयशा से हुई। आयशा ने यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था, अंग्रेजी रवानी से बोलती थी और अपने कैरियर के ख्वाब भी रखती थी। जब वो उसी दहलीज पर कदम रख कर अंदर आई तो उसके अंदाज में एतमाद नुमाया था। इसने मुस्कुरा कर सबको सलाम किया, मगर दहलीज को छूने की रिवायत इसे कुछ पुरानी सी लगी। सास जुबैदा बेगम ने मुस्कुरा कर दोनों बहुओं का इस्तकबाल किया, मगर दिल में एक अनजाना सा मुवाजना जरूर जागा। शुरू के दिनों में सब कुछ खुशगवार रहा। शगुफ्ता सुबह अजान के साथ उठती, सहन में झाड़ू देती, नीम के दरख्त के नीचे पानी का छिड़काव करती और फिर बावर्ची खाने में मसरूफ हो जाती। इसे पकवानों के नाम तो शायद ना आते हों, मगर जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएं। वो कम बोलती, मगर हर काम खामोशी से मुकम्मल करती। सास की दवा का वक्त, ससुर की चाय की पसंद, देवर के कपड़ों की इस्त्री, सब उसे याद रहता। दूसरी तरफ आयशा ने घर के निज़ाम को एक नए अंदाज से देखना शुरू किया। इसने बावर्ची खाने की तरतीब बदली, चीज़ों को लेबल लगा कर रखा और इखराजात का हिसाब एक डायरी में लिखना शुरू किया। वो सास से अदब से बात करती, मगर बाज़ औक़ात इसकी बातों में लाशूरी तौर पर अपनी तालीम का गुरूर झलक जाता। इसे हैरत होती कि शगुफ्ता कैसे बग़ैर पढ़े लिखे इतने काम संभाल लेती है। वो अक्सर कहती, भाभी, अगर आप थोड़ी सी पढ़ लेती तो आपकी ज़िंदगी और आसान हो जाती। शगुफ्ता मुस्कुरा कर रह जाती। इसे अपनी कमी का एहसास तो था, मगर उसने कभी उसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया था। वो कहती, बीबी जी, हर किसी का नसीब अलग होता है। मुझे जो सिखाया गया, मैं वही करती हूँ। इसकी आंखों में ना कोई शिकवा था ना हसद। घर की दहलीज दोनों के कदमों की आदत डाल चुकी थी, मगर उसने महसूस किया कि दोनों के अंदाज जुदा हैं। एक के कदमों में ठहराव था, दूसरे के कदमों में तेजी। एक रिवायतों से जुड़ी थी, दूसरी तब्दीली की ख्वाहिश रखती थी। एक दिन चौधरी साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में अफरा तफरी मच गई। सलीम शहर से बाहर था और फ़हीम दफ्तर में। जुबैदा बेगम घबरा गईं। शगुफ्ता ने फौरन पड़ोस से गाड़ी मंगवाई, ससुर को सहारा देकर अस्पताल ले गई और डॉक्टर से सादा अल्फाज में सारी कैफियत बयान की। वो पढ़ नहीं सकती थी, मगर डॉक्टर की हिदायत गौर से सुनकर याद कर लेती थी। इसने नुस्खा संभाल कर रखा और दुआओं का वक्त ज़हन में बिठा लिया। कुछ देर बाद आयशा भी अस्पताल पहुंच गई। इसने रिपोर्ट्स गौर से पढ़ें, डॉक्टर से अंग्रेजी में सवालात किए और बीमारी की नौयत को समझने की कोशिश की। दोनों बहुएं अपने अपने अंदाज में फिक्रमंद थीं। एक दिल से दुआ कर रही थी, दूसरी अक्ल से तदबीर। चंद दिनों की देखभाल के बाद चौधरी साहब घर लौट आए। जुबैदा बेगम ने सुकून का सांस लिया। इस रात वो देर तक सोचती रहीं कि अगर शगुफ्ता फौरन कदम ना उठाती तो क्या होता, और अगर आयशा रिपोर्ट्स ना समझती तो इलाज में कितनी मुश्किलात पेश आते। इन्हें पहली बार महसूस हवा के दहलीज के अंदर आने वाली दोनों बहुएं अपने अपने रंग में इस घर की ताकत हैं। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई।
असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। मोहल्ले में एक तकरीब थी जहां खानदान की साख दांव पर लगी थी। चौधरी खानदान को मेहमानों की मेजबानी करनी थी। जुबैदा बेगम ने दोनों बहुओं को जिम्मेदारियां सौंपीं। शगुफ्ता को पकवानों और इंतजामात की निगरानी दी गई, जबकि आयशा को मेहमानों की फहरिस्त, दावतनामों और बजट की जिम्मेदारी दी गई। आयशा ने कंप्यूटर पर खूबसूरत दावतनामे तैयार किए, मेहमानों को फ़ोन किए और हर चीज़ को मुनज़्ज़म किया। शगुफ्ता ने किचन में दिन रात एक कर दिया। इसने गांव की रिवायती डिशें भी शामिल की और शहर के ज़ौक़ का भी ख्याल रखा। उसके हाथों का जायका पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। तकरीब के दिन दहलीज पर मेहमानों का तांता बंध गया। हर आने वाला इस घर की तरतीब और मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहा था। कुछ लोग आयशा की तालीम और सलीक़े की तारीफ करते, तो कुछ शगुफ्ता के हाथ के खानों के गरुयदा हो जाते। जुबैदा बेगम खामोशी से सब देख रही थीं, मगर अचानक एक मसला खड़ा हो गया। केटरिंग वाले कुछ सामान लाना भूल गए थे और मेहमानों की तादाद अंदाजे से ज्यादा हो गई थी। आयशा घबरा गई, इसकी बनाई हुई फहरिस्त बिगड़ गई थी। वो हिसाब किताब में उलझ गई। शगुफ्ता ने फौरन सूरत हाल संभाली। उसने मौजूद सामान से नए पकवान तैयार करने का फैसला किया, पड़ोस से बर्तन मंगवाए और चंद खवातीन की मदद लेकर कमी पूरी कर दी। इसकी हाजिर दिमागी ने सबको हैरान कर दिया। तकरीब कामयाबी से ख़त्म हुई। रात को जब सब थक कर बैठे तो जुबैदा बेगम ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। इन्होंने कहा, बेटियों, घर सिर्फ डिग्री से नहीं चलता और ना ही सिर्फ रिवायात से। घर दिल, अकल और मेहनत तीनों से चलता है। तुम दोनों इस घर की दहलीज की शान हो। आयशा ने पहली बार शगुफ्ता को एक नए नज़र से देखा। इसे एहसास हुआ कि तालीम सिर्फ किताबों का इल्म नहीं, जिंदगी का तजुर्बा भी इल्म ही की एक सूरत है। शगुफ्ता ने भी आयशा की तरफ मोहब्बत से देखा। इसे लगा कि शायद अगर वो पढ़ सकती तो आयशा की तरह कुछ और कर पाती, मगर उसे अपने हिस्से पर कोई पछतावा नहीं था। दहलीज खामोश थी, मगर गवाह थी इस तब्दीली की। इसने देखा कि मुकाबला आहिस्ता आहिस्ता ताउन में बदल रहा है। मगर हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और इस घर की दहलीज पर भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो दोनों बहुओं के सब्र, मोहब्बत और समझदारी का असल इम्तिहान लेगा। एक सुबह फ़हीम ने ऐलान किया कि उसे बैरून मुल्क मुलाजमत का मौका मिला है और वो चाहता है कि आयशा भी इसके साथ जाए। घर में खुशी भी थी और उदासी भी। जुबैदा बेगम सोच में पड़ गईं कि अगर आयशा चली गई तो घर का निज़ाम कैसे चलेगा, और क्या शगुफ्ता अकेले सब संभाल पाएगी। आयशा के दिल में भी कश्मकश थी। एक तरफ इसके ख्वाब थे, दूसरी तरफ ये घर और इसकी दहलीज, जिससे अब इसका रिश्ता जड़ चुका था। इसने शगुफ्ता से मशवरा किया। शगुफ्ता ने मुस्कुरा कर कहा, बीबी जी, मौका बार बार नहीं आता। आप जरूर जाएं, घर की फिक्र ना करें, मैं हूं ना। ये सुनकर आयशा की आंखें भर आईं। इसे एहसास हुआ कि जिसे वो कभी कम समझती थी, वही आज इसके ख्वाबों की सबसे बड़ी सहारा बन रही है। दहलीज ने उन दोनों के दरमियान एक अनदेखा रिश्ता बनते देखा, एहतराम और खुलूस का रिश्ता। मगर किस्मत ने अभी एक और इम्तिहान बाकी रखा था, जिसका सामना दोनों को मिलकर करना था, और जिससे तय होना था कि असल मजबूती तालीम में है या नीयत में, या फिर दोनों के संगम में। फ़हीम के बैरून मुल्क जाने की तैयारियों ने घर का माहौल बदल दिया था। सूटकेस खलते और बंद होते, कागजात संभाले जाते, रिश्तेदार मिलने आते और हर मिलने वाला आयशा को मुबारकबाद देता। जुबैदा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी मगर आंखों में नमी भी। शगुफ्ता खामोशी से सब इंतजामात में लगी रहती। वो आयशा के कपड़े तह करती, ज़रूरी चीज़ों की फहरिस्त बनवाती और बार बार याद दिलाती कि दवाएं साथ रख लें। रवानगी से एक रात पहले आयशा सहन में नीम के दरख्त के नीचे बैठी थी। वो उसी दहलीज को देख रही थी जिसे वो पहले महज एक रस्म समझती थी। आज उसे महसूस हो रहा था कि ये दहलीज सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि रिश्तों की सरहद है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कदम रखने की अलामत। शगुफ्ता आकर इसके पास बैठ गई। कुछ देर दोनों खामोश रहीं।
फिर आयशा ने धीरे से कहा, भाभी, अगर आप ना होती तो शायद मैं इतनी आसानी से ये फैसला ना कर पाती। शगुफ्ता ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, बीबी जी, हम सब एक दूसरे के लिए ही तो होते हैं। आज आप जा रही हैं, कल शायद मैं आपसे कुछ सीखूंगी। चंद दिन बाद फहीम और आयशा रवाना हो गए। दहलीज ने एक बार फिर किसी को रुखसत होते देखा। घर अब पहले से ज्यादा पुरसुकून था, मगर जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। शगुफ्ता ने पूरे दिल से सब संभाल लिया। सुबह से रात तक वो घर, सास ससुर और बच्चों की देखभाल में मसरूफ रहती। सलीम भी कारोबार में इसका मशवरा लेने लगा था, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि शगुफ्ता में फितरी समझ बूझ है। इधर बैरून मुल्क जाकर आयशा को एहसास हुआ कि जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी वो समझती थी। नई ज़बान, नया माहौल, महदूद वसाइल, सब कुछ चैलेंज था। फहीम की नौकरी भी इब्तिदा में मुस्तहकम न थी। एक दिन कंपनी में अचानक कमी हो गई और फहीम की मुलाजमत खतरे में पड़ गई। आयशा परेशान हो गई। वो हिसाब किताब करती, इखराजात कम करने की कोशिश करती, मगर दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसी दौरान चौधरी साहब की तबीयत दोबारा बिगड़ गई। इस बार मुआमला संजीदा था। सलीम ने आयशा को फोन पर खबर दी। आयशा का दिल बैठ गया। वो फौरन वापस आना चाहती थी, मगर माली हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे। इसने रोते हुए शगुफ्ता से बात की। शगुफ्ता ने मजबूत लहजे में कहा, आप फिक्र ना करें, अब्बा जी की खिदमत में कोई कमी नहीं होगी। आप वहाँ फहीम भाई का हौसला बने। हस्पताल में शगुफ्ता दिन रात ससुर के पास बैठी रहती। डॉक्टर की बातें गौर से सुनती, दुआओं का वक्त याद रखती और हर मुमकिन कोशिश करती। एक रात चौधरी साहब ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि असल तालीम किरदार की होती है। शगुफ्ता की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ हफ्तों बाद अल्लाह के करम से चौधरी साहब की हालत संभल गई। इधर बैरून मुल्क फहीम को नई मुलाजमत मिल गई। हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगे। आयशा ने भी हिम्मत न हारी। इसने ऑनलाइन काम शुरू किया और अपनी तालीम को इस्तेमाल करते हुए घर के इखराजात में हाथ बटाया। इसे हर मुश्किल में शगुफ्ता के अल्फाज याद आते, हम सब एक दूसरे के लिए होते हैं। एक साल बाद फहीम और आयशा वापस पाकिस्तान आए। इस बार जब आयशा ने दहलीज पर कदम रखा तो उसने झुककर उसे छुआ। इसकी आंखों में आजज़ी थी। जुबैदा बेगम ने उसे गले लगा लिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रात को सब इकट्ठे बैठे तो आयशा ने सबके सामने कहा, मैं समझती थी कि डिग्री ही सब कुछ है, मगर मैंने सीखा कि घर मोहब्बत, सब्र और एसार से बनता है। अगर भाभी ना होती तो शायद हमारा घर टूट जाता। शगुफ्ता ने फौरन कहा, और अगर आप ना होती तो हम में से कोई अस्पताल की रिपोर्ट ना समझ पाता, ना ही नए तरीके सीख पाता। हम दोनों अधूरे थे, साथ हुए तो मुकम्मल हुए। जुबैदा बेगम की आंखों में खुशी के आंसू थे। इन्होंने कहा, दहलीज पर कदम रखने वाली हर बहू अपने साथ कुछ ना कुछ लाती है। कोई सादगी, कोई तालीम, कोई हुनर। असल बात यह है कि वो इस घर को अपना समझे। वक्त गुजरता गया। अब घर में मुकाबले की जगह ताउन ने ले ली थी। आयशा शगुफ्ता को लिखना पढ़ना सिखाने लगी और शगुफ्ता उसे रिवायती पकवान और रिश्तों की नज़ाकतें सिखाती। दोनों एक दूसरे की ताकत बन गईं। मोहल्ले में मिसाल दी जाने लगी कि चौधरी साहब के घर की दोनों बहुएं किस तरह एक दूसरे का सहारा हैं। दहलीज आज भी वही थी, मगर उसने एक बड़ी सच्चाई देख ली थी। इन पर होना कमजोरी नहीं अगर दिल साफ हो, और पढ़ी लिखी होना बरतरी नहीं अगर आजज़ी ना हो। असल फर्क नीयत, एहतराम और मोहब्बत का है। कहानी का अंजाम यही था कि इस घर में ना उन पर जीती ना पढ़ी लिखी हारी। जीती तो सिर्फ वो सोच जो रिश्तों को जोड़ती है, और वो दिल जो दूसरों के लिए धड़कता है।